नहीं हुआ, मिल गया ना रिकॉर्डिंग। तो कल हम थ्योरम के ही बारे में बात कर रहे थे कि दो तरह की थ्योरम है, ठीक है। तो आपने प्लेन लेमिना का भी पढ़ लिया था ना? सर ने बताया था आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन, जैसे कि मान लो स्क्वायर का क्या होगा, स्क्वायर मान लो प्लेट है स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में प्लेट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये बात हो गई थी। यस सर। एक तो विष्णु तो कह रहा कि नो सर। चलो देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर लेमिना। जैसे मान लो ये हमारे पास में एक स्क्वायर दिया हुआ है और ये एक स्क्वायर प्लेट भी इसको कह सकते हैं आप। इसकी जो साइड लेंथ है वो ए मान लेते हैं और इसका जो मास है वो कैपिटल एम है। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, मान लेते हैं ये 1 एक्सिस है, ठीक है। फिर इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये मान लेते हैं 2 है। फिर इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट का मतलब क्या हुआ यहाँ, क्योंकि ये प्लेन लेमिना मान लो हमने ऐसे रखा हुआ है, तो मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूँ। तो मान लो ये 3 एक्सिस ये है और ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये 1 एक्सिस है, एक्सिस 1 ये है और ये एक्सिस जो ये लिखा है ये एक्सिस 2 मेरे ख्याल से विजुलाइज हो गया होगा। ये एक्सिस 3 है। क्लियर है भाई सबको? किसी को डाउट है, विजुलाइज हो रहा है किन किन एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ? लेमिना मतलब एक प्लेट, ठीक है। लेमिना या स्क्वायर प्लेट इसको कह सकते हो। ओके, यानी ये प्लेन है, 2 डायमेंशनल है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो आप यहाँ देखो, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट की बात करूं, 1 एक्सिस के अबाउट, तो 1 एक्सिस के अबाउट अगर आप बात करते हो तो एक्चुअली में देखा जाए तो मान लो कि ये कोई रॉड है, आपने रॉड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया था, एक एंड के अबाउट। ये पढ़ लिया, क्योंकि अगर इसका मास एम है और लेंथ एल है तो इस एक्सिस के अबाउट जब घूमेगा तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता है, एक एंड के अबाउट की अगर मैं बात करूं, तो वो ml² बाई 3 होता है।
ये मालूम है सबको? हाँ सर। अब आप ये देखो, अगर इसी को ही एक्सटेंड कर दें हम लोग खींच के, और पूरी एक प्लेट बनाए जो कि एक स्क्वायर शेप में हो, है ना? तो यहाँ इसका मतलब यही तो है, अगर मैं ये स्क्वायर प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ तो किस एक्सिस के अबाउट देख रहा हूँ मैं? उस एक्सिस के अबाउट। ये कौन सी एक्सिस बता रहा हूँ मैं? 1। और ये हमारे पास में तो कई सारी रॉड से मिलके बनी है ना एक तरह से, यही मतलब हुआ। ये प्लेट कई सारे रॉड से मिलके बनी है, तो सबकी लेंथ क्या है? यहाँ L है। और मान लेते हैं कि इसका मास अगर मैं कहता हूँ m1 है, दूसरे वाले का मास अगर मैं कहता हूँ m2 है, तीसरे वाले का मास अगर मैं कहता हूँ m3 है, तो यहाँ इस 1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे आप? इसका m1 L²/3, m2 L²/3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से L²/3 को बाहर लेंगे तो m1 + m2, और ये हो जाएगा L²/3। तो ये क्या हो गया? अगर इसका टोटल मास m है तो mL²/3 हो गया ना इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सिस के अबाउट, 1 एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mL², यानी इसके हो जाएगा I1 = ma²/3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो पहले हाँ सर। ये लिख लो आप इधर का। यस सर। लिख लिया सबने? लिख लिया? नेक्स्ट ये भी लिख लीजिए। सर पीछे का बाकी था। हम्म। यश, क्या हुआ? हटा दूं मैं आपको? यश कोई बाहर का है क्या? बोलो। ये कल भी आया था। यस सर। हटा दूं? यश, रिमूव कर यस दूं सर। आपको? नहीं सर। ठीक, क्या कर रहे थे आप अभी? सर वो गलती से हो गया, आज फोन से ज्वाइन किया ना, इसलिए। हम्म। हो गया सर। हम्म, ये भी लिख लीजिए। सर इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? टॉर्क, मतलब रिजिड बॉडी के बाद या इसी टॉपिक में? रिजिड बॉडी में
सर रिजिड बॉडी के बाद SHM। लिख लिया? हाँ सर, हो गया। सर 1 मिनट। हाँ, वो जो मैं क्लास ले रहा हूँ, बोर्ड की क्लास आज जो 9 to 10 है, वो स्टेट बोर्ड का ही है, क्योंकि CBSE वाला तो हो गया ना, CBSE वाला तो सब करवा दिया है। स्टेट बोर्ड का ही बचा हुआ है इसका स्कूल का सिलेबस। उसमें ऑप्टिक्स करवा रहा हूँ मैं। लिख लिया ना? नेक्स्ट। अब जैसे आपने ये रोड का भी देख लिया है, और इसी रोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट क्या होता है, ये भी बात हो गई। अगर ये L/2 है, ये L/2 है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर इसका मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mL²/12 होता है। ये बात हो गई। अगर इसी को घसीट कर लाएं, तो ये एक स्क्वायर लेमिना, यानी ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस 2 है, तो ये कई सारी रोड से मिलकर बना है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाएंगे हम लोग। अगर इसका मास m1 है, इसका मास अगर m2 है, इसका मास अगर m3 है, तो आप देखोगे I2 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, m1, इसकी साइड लेंथ क्या है, इसकी साइड लेंथ a है, तो A²/12 प्लस m2 A²/12 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ये हो गया A²/12, तो ये हो गया हमारे पास में MA²/12, यानी इसका मतलब I2 क्या हो गया हमारे पास, MA²/12 हो गया। क्लियर है? यस और नो? हाँ सर। यस सर। लिख लीजिए इसको। हो गया? अब आप यहाँ देखिए, हमारे पास एक्सिस 2 के अबाउट हो गया, अब हमें एक्सिस 3 के अबाउट चाहिए, तो यही स्क्वायर है हमारे पास में, तो इसको ध्यान से समझना है। हमारे पास में ये स्क्वायर लेमिना है, तो ये अगर एक्सिस में कहता हूँ कि I4 है, और मतलब सॉरी ये एक्सिस 4 है,
और ये एक्सिस क्या था हमारे पास में, ये 2 था, दोनों परपेंडिकुलर है, और ये यहाँ से वैसे तो सेंटर से पास हो रहा है ये, तो आप देख रहे हो कि इसका मतलब I2 इक्वल टू I4 इक्वल टू ma² बाई क्या होगा, 12 होगा ना। ये बात समझ में आ गई है ना, क्योंकि सिमेट्री है। तो अब अगर मैं यहाँ I3 जो एक्सिस है उसके अबाउट बात करूँ तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। तो अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो क्या था कॉन्सेप्ट, Ix प्लस Iy इक्वल टू Iz, या Iz मतलब I3, और ये क्या है I2 प्लस I4, यानी ma² बाई 12 प्लस ma² बाई 12, तो I3 कितना हो गया, ma² बाई 6, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ma² बाई 6 होगा। क्लियर? सर एक Yes, बार sir. फिर से बताइए। हाँ, मैं ये पहले तो समझ में आया आपको ये वाला पार्ट। यस सर। है ना। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारे पास में, कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पहले तो समझना है कब लगाना है, जब प्लेन होगा। अगर प्लेन नहीं है तो फिर नहीं अप्लाई करना है, यानी 2 डायमेंशनल बॉडी होना चाहिए, पहला पॉइंट तो ये। 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, तो आप देख रहे हो कि अगर ऐसा है तो ये क्या हमारे पास में, ये एक्सिस 4 है और एक्सिस 2 है, दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। और जो थर्ड एक्सिस है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसी के लिए थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, Iz की जगह क्या हो गया, I3 इक्वल टू I2 प्लस I4, और I2 और I4 तो सेम ही है, तो अल्टीमेटली कितना हो गया है, यानी इस प्लेन के, ये जो प्लेन है, ठीक है, जो दिख रहा है आपको, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, जो कि सेंटर से पास हो रही है, सेंटर मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर, और इसका सेंटर ऑफ मास भी है ना, क्योंकि स्क्वायर है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास भी यही होगा। वहां से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये होगा। मैंने आपको ये भी बोला था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए सेंटर ऑफ मास होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। इस केस में हो गया कौन साइड, तो कोई वो तो कोइंसिडेंस है कि हो गया, नहीं है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो एक एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने लगा लिया, अभी क्लियर है? यस सर। हम्म, दरअसल ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट है, सर एक मिनट। डन सर। तो ये जो एक्सिस है कौन सी एक्सिस है, ये
इस एक्सिस के अबाउट निकाला हमने, इस एक्सिस के अबाउट। तो आप देख रहे हो कि I2 के अबाउट कितना मिला था, ma²/12, और I3 के अबाउट मिला ma²/6। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट हमारे पास में रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? एक्चुअली कोई भी बॉडी हम लोग लेंगे, है ना, बॉडी कोई भी हो, किसी भी शेप की बॉडी हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है I(x) इक्वल टू मान लेते हैं I है, और इसका टोटल मास m है। तो क्या करते हैं, एक तरह से ऐसे समझना है कि मान लो हमने इसको मेल्ट कर लिया और एक स्मॉल मास का एक पार्टिकल बना लिया, और सेम एक्सिस के अबाउट इसको हमने क्या किया, k डिस्टेंस पर रख दिया, और ये टोटल मास इसका भी m ही है। मेल्ट करने के बाद मास कभी चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो मास अभी भी इसका m ही है, और ये इसी एक्सिस के अबाउट इसको घुमा रहे हैं। तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो I(x) इक्वल टू m(k²) हो जाएगा, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, सॉरी ये इक्वल टू I। यहाँ k क्या आ गया हमारे पास में, I/m, और इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो जायरेशन मतलब? जायरेशन मतलब मीनिंग क्या बताएं, इसका तो मीनिंग तो क्या बताऊं मैं आपको, इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं मालूम मुझे। लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। हम जैसे यहाँ इसके बारे में बात करते हैं, तो एक्चुअली देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका ये है कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसका के भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि मास तो हर बॉडी का ही सेम होगा। तो जिस भी एक्सिस के अबाउट हम बात कर रहे हैं उसके अबाउट अगर मान लो
हम इसका रेडियस ऑफ जायरेशन ज्यादा दिख रहा है अपने को, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज्यादा है। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है बस इसका। तो जैसे अभी अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे कि जैसे मान लो ये डिस्क है, और ये डिस्क मान लो अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी ओमेगा से, तो अगर मैं कहता हूं कि इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो वो आता है mr²/2, और ये इक्वल टू हम लोग m के स्क्वायर करें तो यहाँ k की वैल्यू क्या आ गई? r/2, यानी इसके रेडियस ऑफ जायरेशन कितना है? r/√2 है। ठीक है, इसी डिस्क का मान लो ये तो हुआ इसके अबाउट। अगर ये डायमीटर के अबाउट बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, तो आप देखोगे डायमीटर के अबाउट हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो ये डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके अबाउट इसको रोटेट करा सकते हैं, है ना। इसका मास m और रेडियस r है, तो हमें मालूम है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आई कितना आया था? mr²/4, और ये इक्वल टू क्या लिखोगे? m के स्क्वायर, यानी इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन इसके अबाउट कितना रहा? r/2r है। तो आप देख रहे हो कि इसका रेडियस ऑफ जायरेशन ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ज्यादा है। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? कम है। क्लियर है अभी ये? यस और नो? यस यस सर। सर। हो गया? लिख लिया? नहीं सर। हम्म। तो डायमीटर ऑफ अ डिस्क, क्या क्वेश्चन है? हाँ, जैसे मास हमने ट्रांसलेटरी मोशन में जैसे मास का देखा है ना, मास ज्यादा कम का इफेक्ट आता है, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा कम का इफेक्ट आता है। डन सर। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे कि जैसे रिंग है मान लो, तो रिंग अगर एक बार रोटेट करे और डिस्क भी मान लो रोटेट कर रही है, सेम ओमेगा पर मान लो इनिशियली रोटेट कर रही है, तो आप देखोगे कि डिस्क को रोकने के लिए एक तरह से हमें कम टॉर्क लगाना पड़ेगा, लेकिन रिंग को रोकने के लिए ज्यादा लगाना होगा। क्यों? क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। सेम वही चीज है, ये मतलब है। ठीक है ना, जैसे मास का था वैसे यहाँ है। तो रोटेशनल मोशन में हम लोग उसके ट्रांसलेटरी मोशन में जो मास
हमने देखा उसी के इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। ठीक है, हम जैसे इसमें ये देखिए आप एग्जांपल 25 बुकलेट है सबके पास में। हाँ सर। तो एग्जांपल 25 पर जाइए तो find the radius of gyration of a solid uniform sphere of radius r about its tangent। तो इसमें पूछा find the radius of gyration of a solid uniform sphere of radius r about its tangent। तो आप यहाँ देखो, मिल गया भाई, ये स्फेयर है और आप देख रहे हो कि ये एक एक्सिस है जो इसके कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, यानी डायमीटर के अबाउट ही है। शीट भेज दूं, रुकिए, ये मिल जाएगी। हाँ हाँ भेजता हूँ मैं भी। मिला? हाँ ग्रुप पे मिल गया। आकांक्षा मिल गया ना? आप हो ना ग्रुप में? यस सर। हाँ, अब जैसे क्वेश्चन देखो आप 25, सब लोग देखिए इसको, देखो तो किसके अबाउट पूछ रहा है, तो आपने ये डायमीटर के अबाउट देख लिया होगा, है ना। तो आई एक्स से डैश इक्वल टू कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर, जहाँ एम इसका मास है, आर इसकी रेडियस है। तो ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर, इसने क्या कहा, लेकिन find the radius of gyration of a solid uniform sphere of radius r about its tangent। यानी इसका टेंजेंट का मतलब ये इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है वो। तो एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट ये ए डैश एक्सिस में ले रहा हूं, तो ये क्या है, दरअसल यहाँ सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ से इनके बीच की जो डिस्टेंस है डी, वो कितना है, आर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर अप्लाइंग पैरेलल एक्सेस थ्योरम। ओके, तो आई मतलब आई ए डैश हो गया, आई से मतलब ये आई एक्स से डैश हो गया, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के से पास हो रही है, प्लस ये m इंटू आर स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास आ गया 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, कितना हो गया, 7/5 एम आर स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ जायरेशन, तो इसको हम लोग एम के स्क्वायर करेंगे, तो के इक्वल टू क्या हो गया, आर रूट 7/5, ये आंसर होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? नो सर।
अच्छा, अब आपका होमवर्क जो है ना घर पे जो करना है आपको 1 1 नहीं, उसमें अभी अब वो कौन कौन से होमवर्क में करने, देखो 1 5 तक तो कोई क्वेश्चन अभी नहीं, 5 तक नहीं, आपको करना है 6 to 24, 6 to ये सारे एग्जाम्पल करने। ट्वेंटी 24 जो भी नहीं होगा वो मैं डिस्कस करूंगा उन सब क्वेश्चंस को। ये आपका एक तो होमवर्क में ये रहेगा। लिख लिया। नेक्स्ट है जैसे 26 में हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो देखो एग्जांपल 26 याद रखना ही है आपको। तो फाइंड द रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट इट्स टेंजेंट। तो पहले तो ये हॉलो स्फीयर का इसके डायमीटर के अबाउट क्या होगा। तो डायमीटर के अबाउट ये एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो ये एक्स से डैश एक्सिस है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसका मास एम है, रेडियस आर है। तो एक तरह से आई सी एम और आई एक्स से डैश, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। ये कैसा है सब बता दूंगा मैं, अभी याद रखने के लिए है बस। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ hollow sphere about diameter। ठीक है, ये किसके अबाउट पूछ रहा है, ये इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ये आ रहे, तुम्हारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, तो अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो क्या हो जाएगा, आई ए डैश इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ये हमारे पास में आई है और हमें मालूम है आई सी एम इक्वल टू आई एक्स ए डैश है, तो हमें आई ए डैश चाहिए जो कि हो जाएगा हमारे पास में 2/3 mr² प्लस mr², यानी आई ए डैश हो गया 5/3 mr², और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए m², यानी k इक्वल टू आ गया r रूट 5/3। तो ये आंसर आ गया इसका। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो रह गया है वो है कि अगर किसी कुछ पार्ट को अगर किसी बॉडी से हमने रिमूव किया तो रिमेनिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के अबाउट क्या होगा। कब लगाना कब नहीं लगाना है, तो पहली बात तो दिमाग में ये होना चाहिए कि पैरेलल वाला हर के लिए लगाना है, लेकिन अब जैसे 3 डायमेंशनल है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो लगा ही नहीं सकते हो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए नहीं लगाना है, और ये आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते समझ में आने लगेगा।
ओके, इसलिए तो इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग, क्वेश्चंस इतने क्वेश्चन देते हैं आपको, ताकि उससे आपको एक आइडिया लग जाए। ओके, तो पैरेलल वाला तो हमेशा आप किसी के लिए भी लगा सकते हो, चाहे 1 डायमेंशनल हो, चाहे 2 डायमेंशनल हो, चाहे 3 डायमेंशनल हो। परपेंडिकुलर 1 डायमेंशनल के लिए भी लगा सकते हो और 2 डायमेंशनल के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन 3 डायमेंशनल के लिए वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने भी देखा कि जब प्लेन की बात करते हैं तो 2 एक्सिस जो है उस प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक है नहीं? हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे अब हम लोग। चलिए, नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the remaining body after removing the some portion. तो मैं यहाँ एक तरह से एग्जाम्पल के थ्रू ले रहा हूँ, क्योंकि देखो जो भी बॉडी होगी वो आपको दिया रहेगा कि स्फेयर है कि प्लेन, मतलब स्क्वायर लेमिना है, ट्रायंगुलर लेमिना है या डिस्क है, क्या है वो सब आपको गिवन होगा। और उसमें से इस तरह से बॉडी को रिमूव करेगा, कुछ पार्ट को रिमूव करेगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप फाइंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ डिस्क ले रहा हूँ एक तरह से। तो मान लो हमारे पास में डिस्क है, अब ये कंप्लीट डिस्क है, तो हमें एक तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ये कंप्लीट डिस्क है भी तो, है ना। एक इस एक्सिस के अबाउट, है ना, और एक इस एक्सिस के अबाउट, मतलब कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, और ये जो मैं इधर ये डॉट बनाया मैंने बीच में सेंटर मास पे, ये जेड जेड डैश एक्सिस है, और एक मान लो ये एक्सिस भी ले सकते हैं हम लोग, और एक एक्सिस ये लेना है। तो ये ए डैश एक्सिस है, और ये जो एक्सिस मैं बोल रहा हूँ ये बी बी डैश है, जो कि इस डिस्क के परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ से जा रही है, पेरीफेरी से जा रही है, और ये यहाँ है जेड जेड एक्सिस। मेरे ख्याल से विजुलाइज हो गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। नहीं हुआ तो एक और फिगर बना के मैं समझा देता हूँ। ये डिस्क है हमारे पास में, क्योंकि विजुलाइज होना जरूरी है इस चैप्टर में। तो एक एक्सिस ये ले रहे हैं, है ना, एक एक्सिस ये ले रहे हैं, ये एक्स है, ये वाई है, और एक एक्सिस ये ले रहे हैं, और एक एक्सिस जो है ये ले रहे हैं। क्योंकि ये जो एक्सिस मैं बनाने जा रहा हूँ ये ए डैश एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। और जो बी बी डैश ले रहा हूँ वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए इस प्लेन के, यानी जेड जेड डैश एक्सिस के पैरेलल है एक्सिस। अभी विजुलाइज हुआ, ए डैश वाई एक्सिस के पैरेलल है,
BB डैश Z एक्सिस के पैरेलल है। हाँ, ये पूरी डिस्क है हमारे पास। क्लियर है भाई? इसका मास m है और रेडियस r है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक डिस्क ही रिमूव कर रहा हूँ, है ना। यानी ये कैसा बन जा रहा है, पहले वो बना देता हूँ मैं। यानी ये हमारे पास में है, तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है और यहाँ से हम लोग ये रिमूव कर रहे हैं। कितनी, मैं इसकी रेडियस मान लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसकी रेडियस ये डिस्क का ही पार्ट है, तो ये r/2 रेडियस की डिस्क हमने यहाँ से रिमूव कर दी है। तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है और यहाँ ये हमारे पास में z डैश एक्सिस है। ये हमारे पास में ये a डैश एक्सिस है और यहाँ ये b डैश एक्सिस है। अभी हम इसके अबाउट चाहिए, तो हमने ये वाला पार्ट, मतलब ये रह गया रिमेनिंग पार्ट हमारे पास, शेडेड पार्ट जो है, बाकी हमने r/2 रेडियस की डिस्क यहाँ से रिमूव कर दी है। अभी क्लियर है क्वेश्चन? अब हमें इन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो ये जो मैंने बनाया अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है ना। इसमें सब है, ये BB डैश है, ये A डैश एक्सिस है। हाँ, ये डिस्क की है। बैट्समैन मारी। तो यहाँ सिग्मा में डिफाइन कर लेता हूँ, सरफेस मास डेंसिटी है, या इसको बोलेंगे मास पर यूनिट एरिया। भाई ये क्लियर है सबको? हाँ सर। लिख लो, पहले वो लिख लो आप। लिख लिया सबने ना? नेक्स्ट ये भी लिख लो। अब देखो एक एक करके सर बात बाकी है सर, वो बाकी। हम्म।
लिख लिया? हाँ सर हो गया। अब जैसे मैं पहले एक्स एक्सिस के अबाउट की बात करता हूँ, ये भी बना लो पहले आप। तो मेरे पास में कितने एक्सिस है देखो, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है 3, बीबी डैश 4, ए डैश 5, इन सब के बाद हमेशा निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे निकालना है। लिख लिया? अब यहाँ देखो एक्स एक्सिस के अबाउट देखेंगे पहले। तो ये हमारे पास में डिस्क है, इसमें से इतना पोर्शन हमने रिमूव कर दिया। तो इसके अबाउट जब हमें चाहिए तो आप देखो क्या लिखेंगे, एक तो एक कंप्लीट डिस्क है और उसमें से ये डिस्क सेपरेट करी ना हम लोगों ने। हमें मालूम है कि इसकी जो रेडियस है ये r/2 है और इसकी जो रेडियस है यहाँ वो r है। तो आई एक्स से डैश देखो, आप देखो कि ये जो रिमूव किया हमने पार्ट, ये जो पार्ट रिमूव हो रहा है यहाँ से, ये जो पार्ट रिमूव किया हमने यहाँ, इसका भी तो देखा जाए तो वो इसका जो एक्सिस है मतलब माइनस तो कर ही दिया ना मैंने यहाँ। माइनस करने का मतलब इसके भी डायमीटर के अबाउट है, इसके भी डायमीटर के अबाउट ही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे आप यहाँ? पूरी डिस्क के लिए लिखोगे तो भाई इसका मास मैंने मान लिया कि m1 है और इसका मास m2 है, तो क्या लिखोगे m1 r²/4 माइनस m2 r²/4 ना। और m1 कितना है? m1 है पाई r² इंटू सिग्मा और m2 है पाई r/2 का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा है। कितना हो गया है? यानी पाई r² सिग्मा/4 हो गया। तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इसके अबाउट। तो पाई r² सिग्मा r²/4। हाँ बोलिए सर, वो m2 r²/16 होगा ना? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या मिलेगा आपको यहाँ, ये 4 मिलेगा ना, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा हमारे पास में पाई r² सिग्मा r² और ये 16 इंटू 4, तो अल्टीमेटली 16 यानी कितना हो गया 15 पाई पाई हो जाएगा 16 पाई r⁴ सिग्मा बाई 64। ये आंसर है इसका। बात समझ में आ गई सबको? भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? Yes, sir. लिख लीजिए इसको।
लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? अगर मान लो जैसे कि वो पहले वाली डिस्क है, उसका मास m दिया है, रेडियस r है, तो वहां से सिग्मा आप निकाल सकते हो m/πr²। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हो गया? नहीं लिखा क्या? हो गया सर। अब बात करते हैं y एक्सिस के अबाउट। तो y एक्सिस के अबाउट की जब हम बात करेंगे तो ये हमारे पास में डिस्क है। ध्यान से समझिएगा, देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी चीज है ये इसका सेंटर है। हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ये y डैश एक्सिस है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वैसा ही है, पूरी कंप्लीट डिस्क है और माइनस ये डिस्क है ना, ये हमारे पास में है। तो आप देखो कि इसके लिए तो डायमीटर ही है, लेकिन ये जो स्मॉलर डिस्क हमने रिमूव किया उसका तो टेंजेंट है कि नहीं? तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लोग लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, इसका मास हमने ले रखा है m2, इसका कितना m1 है, ये इसका सेंटर है। क्या पूछा इन्होंने? नोट्स तो कहाँ है मेरे पास में, मैं तो व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ये ना रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, वो देख लीजिएगा, वो कीर्तन डालता ही है। ठीक है, वहां से आप देख लीजिए, वहां से मिल जाएंगे आपको। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपके पास में हमें y डैश चाहिए, तो ये हो जाएगा m2r² by 4 माइनस, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग,
क्योंकि इसमें टेंजेंट के अबाउट है इस वाली डिस्क के लिए। तो किसके? इस वाली डिस्क के लिए। तो कौन सी डिस्क की बात कर रहा हूं मैं? इस वाली डिस्क के लिए। तो टेंजेंट पर है, तो पहले क्या करेंगे? डायमीटर के अबाउट का देखेंगे, मतलब M1 R/4 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस M1, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया क्या? एक मिनट, इसको पहले उसी के हिसाब से चलते हैं। M1 मैंने वो लिया ना, तो इसको M1 ही रखते ना। तो ये M1 है, ये M2 है। तो ये M1 M2 और ये M2, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से? ये डिस्टेंस है कितनी है? R/2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? इसमें शिफ्ट करना होगा, बस आ गया आंसर। M1 M2 आपको दे रखा है, मैंने उधर पहले फाइंड कर लिया था। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके अबाउट, लिख लीजिए। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास में Z एक्सिस के अबाउट, तो ये पहले रिमूव कर देता हूं मैं। तो नेक्स्ट है Z अबाउट Z एक्सिस। तो अब Z एक्सिस के अबाउट देखेंगे, तो ये कंप्लीट है और ये इतना पार्ट यहां से रिमूव कर दिया गया है। तो Z एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर होगा ना, तो Z एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर है और इसके एक्सिस के भी परपेंडिकुलर ही है, यानी कुल मिला के Z एक्सिस तो ये है ना इसका। क्लियर? तो अब यहाँ भी क्या करेंगे? सेम वही है। तो इसमें आप देखो भाई, यही हो रहा है अल्टीमेटली। इस कंप्लीट में से हमने ये सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो देखो इसका तो क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट है। इसका मास M1 और इसका M2 है, लेकिन इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा अपने को? यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, एक ही नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 R²/2 माइनस इसका लिखेंगे M2 R/2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस M2 .
r/2 का होल स्क्वायर, ये आंसर होगा। तो ये आ गया हमारे पास में IZ। ये बात समझ में आई सबको? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस ये है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस उसके अबाउट ये लिखा मैंने, और ये इसके पैरेलल जो कि ये भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, किसके, ये जो प्लेन दिया है डिस्क का, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है, Z एक्सिस है ना। ये विजुलाइज हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। लिख लो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में A' एक्सिस के अबाउट। सर वो पीछे का थोड़ा लिखना था फॉर्मूला। हाँ लिखिए। हो गया सर। अब इसमें भी क्या हो रहा है देखो आप, ये हमारे पास में डिस्क है और तो हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, इस एक्सिस के, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। ये अपना आप में कंप्लीट है इसे। तो क्या करेंगे यहाँ देखो, ये कंप्लीट डिस्क है माइनस ये है, तो हम किसके अबाउट देख रहे हैं हम लोग, इसके लिए तो इस एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं ना। यहाँ भी क्या करेंगे, पैरेलैक्सिस थ्योरम लगाएंगे इसके डायमीटर के अबाउट का, और उसी तरह इसके भी, क्योंकि यहाँ डायमीटर के अबाउट थे, लेकिन यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है इसके लिए, ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें पैरेलैक्सिस थ्योरम का, और इसके लिए भी पैरेलैक्सिस थ्योरम का देखेंगे, है ना। तो अब आप देखो, इसका तो मास मैंने m1 ले रखा है, इसका मास m2 है, तो पहले m1 का, तो m1 का क्या लिखूंगा, m1 r²/4 प्लस m1 r², ये इस डिस्क का हो गया, बड़ी वाली डिस्क का, है ना, माइनस इसका क्या लिखेंगे, m2 r/2 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस m2, और ये यहां से यहां तक के डिस्टेंस लिखेंगे, तो r प्लस r/2 यानी 3r/2 का होल स्क्वायर, ये आंसर है। ये हो गया IA', मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यस और नो? यस सर। भाई सब लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर समझ में आ रहा है तो अब आप मुझे BB' का बताइए क्या होगा।
बीबी डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, करिए, ये लिख लीजिए, उसके बाद उसको करें। क्यों, क्या हो गया? 6:15 पे खत्म होगा, क्या हो गया बोलो, कुछ परेशानी है आर्या? बोलिए। क्या बेटा, बोलिए ना। कुछ समझ नहीं रहा मतलब? इसमें मैंने कुछ नया पढ़ाया ही नहीं। क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ रहा था आपको पहले? क्या है, कल समझ में आया था? कल थे आप क्लास में? नहीं नहीं, क्लास में थे क्या कल आप? तो कल समझ में आ रहा था? अच्छा, ये बाहर का बंदा है क्या? बेटा फिर कैसे समझ में आएगा, तुम तो बाहर के बंदे हो भाई। आर्य AP2 अलग है और ये आर्य अलग है। कहाँ गया ये आर्य? यही है ना, ये वाला? हटा दो इसको, बेटा हटा दो। कौन हो आप? खुद ही भाग गया। बाहर के लोगों को मत दिया करो यार ये। कौन है तो आपका, कोई ना कोई तो फ्रेंड है, तभी तो ये ID मिला उसको, मतलब ये लिंक मिला, अदरवाइज कैसे करता हो? तो ऐसा मत करो, आप ही का नुकसान होता है और क्या। लिख लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर इधर 3r/2 कैसा है? यहाँ से देखो, ये डिस्टेंस है, क्योंकि ये R/2 है और ये R है, ठीक है, क्योंकि हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, यस सर। तो 3R/2 जाएगी उसको। अब BB डैश का बताइए आप। लगभग सेम है, बस 4 की जगह 2 है, बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत बढ़िया। कौन है? विष्णु। वैसे ही है बेटा, बिल्कुल सही।
तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, देखो एक कंप्लीट डिस्क है, तो इसका तो ये वाला पॉइंट हो गया, माइनस ये डिस्क है, तो इसके भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ इस ये जो एक्सिस है, यहाँ ये एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये पूरा जो प्लेन है ना, और ये एक्सिस भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इसके हम देखेंगे किसका, इसके, तो हमारे पास आ जाएगा आई बी बी डैश इक्वल टू, क्योंकि ये M1 है ये M2 है, तो M1 R स्क्वायर बाई 2 प्लस M1 R स्क्वायर माइनस उस डिस्क का लिखेंगे तो M2 R बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस M2 डिस्टेंस कितना है वापस से 3R बाई 2 का होल स्क्वायर, ये आंसर है कि नहीं। ये डिस्टेंस जो यहां से दिया है 3R बाई 2 है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा डिस्क के केस में, mr स्क्वायर बाई 2 होता है। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट करेंगे, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट आपके हो गया है ना। नेक्स्ट अब हमारे पास में टॉर्क, तो समझते हैं टॉर्क को भी, ये लिख लो, फिर बताता हूँ। लिख लिया? लिख लिया भाई सबने, आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास में टॉर्क। अब ये एक्चुअली जैसे हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अब अप्लाई करते हैं तो फोर्स हमें दिख रहा है, एक तरह से फोर्स हमने अप्लाई किया, लेकिन टॉर्क दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? जैसे अब एक चीज बताता हूँ, मान लो जैसे कि कार है, कार को आपने पुश किया, दिख रहा है कि आप पुश कर रहे हो, कार मूव कर रही है, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन आपने कभी देखा जैसे आप गेट खोलते हो तो गेट खुल कैसे रहा है? तो आप कहीं से हमने फोर्स लगाया इसलिए खुला है, तो फोर्स लगाने से खुल जाएगा। तो इसका मतलब तो गेट अगर आप खोल रहे हो तो जहाँ वो कुंदियां होती है उसकी, जहाँ उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप फोर्स वहां लगाओ, क्या गेट खुल जाएगा? कभी नहीं खुलने वाला। आप लगाते रहो सुबह से शाम तक फोर्स, पूरे घर वाले जाके पुश करो उस जगह पर जहां से वो रोटेट कर रहा है, गेट खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। तो कभी सोचा है कि क्यों नहीं खुलेगा? जबकि आप तो कह रहे सर हमने उसको पुश किया या पुल किया तो गेट खुल रहा है, लेकिन आपने इन्हें देखा कि वो जो खुल रहा है तो वो एक कोई एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट भी कर रहा है, और उसी फोर्स को आप उसी एक्सिस के अबाउट जहां रोटेट कर रहा है उसी पर लगा के देखो तो क्या गेट खुलेगा? नहीं खुलेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ फोर्स की बात नहीं है, हम लोग और भी आगे की बात करने वाले हैं। तो जो आगे की बात मैं करने जा रहा हूँ उसी को मैं यहाँ टॉर्क बोल रहा हूँ। अब इसको समझते हैं पहले, क्योंकि समझना जरूरी है। तो एक सिंपल सा केस मैं ले रहा हूँ यहाँ, मतलब 3 केस बनाऊंगा, एक ही रॉड है उसके 3 केस बना रहा हूं मैं। तो मान लो कि ये रॉड है एक, नहीं समझ में आया तुरंत बोलिएगा, नहीं समझ में आया। ये रॉड है और ये मान लो यहाँ हमने इसको हिंज किया हुआ है,
ये रिजिड रॉड है, ये मान लेते हैं केस ए है। एक बार बताइए, अगर मैं इस रॉड को नीचे की तरफ एफ फोर्स अप्लाई करके अगर नीचे खींचता हूं तो क्या रॉड रोटेट कर सकती है क्या इस एक्सिस के अबाउट? नो सर। क्या कह रहे हो? नो सर। क्या कह रहे हो आकांक्षा, क्या कह रहे हैं आप? पहले वाला एग्जांपल ही बता रहे हैं आप फिर से। हाँ हाँ, मतलब एग्जांपल ये अभी तो पहला 3 केस है, उसमें से पहला केस है ना। तो रॉड है, तो आप ये देखो, मुझे बस इतने बताओ, अगर मैं इसको नीचे की तरफ खींचूंगा तो ये रॉड क्या रोटेट करेगी क्या, ऐसे या ऐसे? पॉसिबल है? नो सर। ये रॉड रोटेट नहीं करेगी, है ना। पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा, अगर मान लो इसमें ये दूसरी रॉड, वही सेम रॉड है, मतलब इसको अगर मान लो मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट करेगी, इधर रोटेट कर जाएगी, ये ऐसे रोटेट कर जाएगी, यानी कुछ टाइम बाद आप देखोगे यहाँ पहुंच जाएगी रॉड। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। हाँ सर। तो ये रोटेट कर जाएगी। तीसरा केस, सेम रॉड फिर से ले रहा हूं मैं, अगर मान लो मैं फोर्स इधर लगाता हूं तब भी क्या रॉड रोटेट करेगी? कर तो जाएगी। उसके ऊपर क्या ड्रॉ किया आपने? कौन सा? ये ऐसे रोटेशन का साइन है, ऐसे रोटेट करने का, इसे पूछ रहे हैं आप? नहीं सर, वो रॉड के ऊपर ये एक सर हाफ सर्कल क्यों ड्रॉ किया, का मतलब? मतलब वो ये एंटी क्लॉकवाइज इंडिकेशन है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करने का मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी ऐसे। मैं तो अभी काफी, मैं शुरू से करता रहा हूँ यार, तुम हमेशा बनाया मैंने भाई। ये इंडिकेट करे एक तरह से कि ऐसे रोटेट कर सकती है, कहने का मतलब है। क्या समझ में नहीं आया इसमें, बताइए। बोलो। नहीं सर, वो उसके भी ऊपर ड्रॉ किया है ना आपने कुछ तो एक। आप इसकी बात कर रहे हैं क्या? ये हाँ सर, और वही। तो ये तो हिंज है, उसको इंडिकेट कर रहा हो ये, मतलब हिंज किया हुआ मैंने। हाँ सर, ओके। ठीक है ना। ओके सर। हाँ सर। तो आप ये देखो कि रॉड रोटेट करेगी सी केस में भी। तो किसकी वजह से रोटेट कर रही है? तो देखो आप, अगर मैं कहता हूं ये एंगल अगर थीटा है तो इस एफ का एक कंपोनेंट होगा एफ कोस थीटा, और इसी एफ का एक कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। तो अगर ये रोटेट करेगी तो एफ कोस थीटा से रोटेट करेगी कि एफ साइन थीटा से रोटेट कर रही है? एफ साइन थीटा। क्लियर है? तो अगर मान लो मैं कहता हूं कि इसकी लेंथ अगर एल है तो हर एक केस में मैं इस रॉड की लेंथ एल ले रहा हूं, तो मालूम है टॉर्क कैसे डिफाइन किया गया है? ये एफ साइन थीटा है ना। तो टॉर्क ऐसे डिफाइन किया गया है, यहां से लिखेंगे, यानी मैं सी केस की बात करूं तो टॉर्क को लिखा जाता है एफ साइन थीटा इंटू एल। तो आप देखोगे कि टाउ ए में टॉर्क 0 है, तो टाउ बी में टॉर्क क्या मिलेगा आपको? एफ इंटू एल है, और टाउ सी जो कि एक जनरल केस हो गया, उसमें टॉर्क क्या मिलेगा आपको? एफ साइन थीटा इंटू एल है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी हिंज है, जैसे सीधा वहां जाओ, पहले सीधा समझो किसको? गेट को समझो, आपके घर का जो दरवाजा है उसको समझो। आप जब फोर्स लगाते हो तो आपने देखा कि जो हैंडल होता है वो बीच में कहीं लगाया जाता है
आप गेट खोलते हो या तो पुश कर रहे होते हो या पुल कर रहे होते हो, तो आप ये देखो कि वो जो दरवाजा है उसके परपेंडिकुलर आप फोर्स लगा रहे होते हो, है ना। तो वो उस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको बोलते हैं हम लोग दरअसल लाइन ऑफ एक्शन। ये क्या है? फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इसको बोला जाता है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? यहाँ इस केस में ये है, नेट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, जो फोर्स लगा रहे हैं और वो जो लाइन ऑफ एक्शन उस फोर्स की है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस एक्सिस से, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे? उस एक्सिस से। यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना इसकी लाइन ऑफ एक्शन की, इस लाइन ऑफ एक्शन की, ये आपको स्पॉट दिख रहा होगा रेड वाला, इस लाइन ऑफ एक्शन की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी ऐसे ही क्या मैंने, अब आप कहेंगे सर ये तो नेट फोर्स तो इधर की तरफ है ना, ये इस साइड में है, तो इसका भी बताता हूँ मैं आपको। इसी को क्या लिख सकते हो आप, देखो ध्यान से, F into L sin थीटा लिख सकते हो, है ना। और इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हमारे पास में, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बात करेंगे तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये डिस्टेंस देखो कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है L sin थीटा। तो कुल मिला के कहानी क्या है? कुल मिला के कहानी ये है कि फोर्स इनटू, इसको हम लोग लीवर आर्म भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? L sin थीटा को लीवर आर्म बोलेंगे, ठीक है। या ये लिख लो, पहले एक और डेफिनेशन लिखवाता हूं मैं, आप लिख लो, समझ में आया है या नहीं आया है। मैं भी और भी एग्जांपल लूंगा जितना आ जाए, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है इमीडिएटली ये डाउट समझ में नहीं आता है, लेकिन अभी और एग्जांपल लूंगा तो और समझ में आएगा आपको भी अच्छे से। ये क्या हमारे पास में, ये जो मैंने रेड में ये जो साइन बनाया है यहाँ, ये वाला, ये इंडिकेट करता है हिंज, इसको हिंज किया हुआ है, ये हिंज पॉइंट है दरअसल। हाँ, सी पॉइंट के लिए, सी जो फिगर है उसके लिए एल साइन थीटा है लीवर आर्म, और बी के लिए एल है, ठीक है। और ए के लिए 0 है, क्यों? क्योंकि एफ की लाइन ऑफ एक्शन हिंज पॉइंट से गुजर रही है। देखो आप इस केस में देखो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन हिंज पॉइंट से गुजर रही है, इसका 0 है ना। और इस वाले की लाइन ऑफ एक्शन ये है फोर्स की, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो वो एल है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे वो एल साइन थीटा है, वो लीवर आर्म माना जाता है। तो बी के केस में, बी फिगर के लिए एल लीवर आर्म है, और सी केस के लिए एल साइन थीटा लीवर आर्म। ओके, अभी क्लियर है? हाँ सर। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक तरह से टाउ या टाउ सी, तो ये हो गया। तो टॉर्क
जो है वो एक या तो पॉइंट के अबाउट हो सकता है या एक्सिस के अबाउट होगा। जब भी टॉर्क की बात करेंगे आपको एक्सिस बतानी पड़ेगी, वो पॉइंट बताना पड़ेगा। अगर पॉइंट और एक्सिस नहीं मालूम है तो आप टॉर्क नहीं निकाल सकते हो। लिख लिया? तो ये दरअसल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर है, लेकिन ये विजुलाइज उतनी आसानी से होते नहीं है, क्योंकि इसमें दिखता कुछ नहीं। फोर्स तो दिख रहा है, डिस्टेंस भी दिख रहा है ना। लिख लिया आप लोगों ने? राज रात को क्लास है? हाँ है ना, वो बोर्ड की क्लास है ना 9 to 10। ओके। अच्छा यार, वो मैंने मैसेज नहीं ड्रॉप किया था क्या? एक मिनट रुको यार, मैसेज ड्रॉप करता हूँ। सब ग्रुप में है ना, फिजिक्स AP2 AC2 ग्रुप में सारे बच्चे हैं ना? वैसे तो AP2 वालों के लिए तो क्या है इसमें। हो गया ना? अब इसी को हम फोर्स इंटू लीवर आर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू, मैंने लिखा लीवर आर्म, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन of the force, perpendicular distance of the line of action of the force from the axis about which the torque, या about point लिखो आप, तो from the point, perpendicular distance of the line of action of the force from the point
about which the torque is calculated. ठीक है, तो हमारे पास में ये आ रहा है टाउ इक्वल टू एफ इंटू एल साइन थीटा, और इसको आप टाउ वेक्टर इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो, एल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर या आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, इसको आर क्रॉस एफ वेक्टर भी लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए आप, तो आप ये देखो कि इस पॉइंट से देख रहे हैं तो एल वेक्टर इधर है ना, ये देखो ना, तो एल वेक्टर ले लो या इसको आर वेक्टर ले लो, और इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वहां से जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो पॉइंट यहाँ है, और वहां से ये आर वेक्टर या एफ एल वेक्टर है, सॉरी ये एफ वेक्टर इधर है। इसलिए अब देखो ये कैसे रोटेट करना चाहिए, तो आर किधर है, इसका आर वेक्टर इधर है या एल वेक्टर इधर है कि नहीं, तो एल क्रॉस एफ वेक्टर किधर दे रहा है, क्योंकि एंगल स्मॉलर एंगल लेते हुए चलना है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये कैसे रोटेट करना चाहेगा, ऐसे ना। अब आप कहेंगे सर कैसे इसका, अब देखो टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, लेकिन यहाँ कौन बताएगा, यहाँ टॉर्क की डायरेक्शन कैसे, आर क्रॉस एफ से मुझे बताएंगे कि टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, अगर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा तो फिर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आएगा। तो मुझे बताएंगे कि आर क्रॉस एफ किधर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है अपनी साइड में, थंब रूल लगाएंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो आर क्रॉस एफ देखो या एल क्रॉस एफ देखो किधर आ रहा है, अपनी तरफ आ रहा है ना, तो अपनी तरफ आ रहा है, तो थंब अपनी तरफ आ रहा है, जो कर्ल फिंगर्स हैं, तो फिंगर से वो किधर जा रही है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, देखो आप इधर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो कर्ल फिंगर की डायरेक्शन है ना, वो मैं ये वाला बता रहा हूँ आपको, ये कर्ल फिंगर की डायरेक्शन है, लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, यहाँ टॉर्क की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, यानी इस डायरेक्शन में है। हाइबासन में टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, क्योंकि थंब मेरी साइड में है, मेरी तरफ आ रहा है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स मी या टुवर्ड्स यू, है कि नहीं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू। तो आप देखोगे इसका मतलब हुआ टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, बार की तरफ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बार की तरफ है। ये समझ में आया? हाँ सर। यस सर। है ना, तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट इसमें है। क्लियर है भाई सबको ये पॉइंट? तो ये हमारे पास में टॉर्क हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में है, अब कल बात करूंगा, वापस से इस पॉइंट को वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो अब आप ये, तो आज एक आइडिया मैंने देना था, मुझे दे दिया मैंने, क्योंकि आज मैं इसमें भी पहले इतना ही बताना था मुझे आज, अभी डिटेल में नहीं, डिटेल में कल बात करेंगे, पूरा का पूरा लेक्चर इसी पर ही अब कल, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे। सर कल हाँ, भी पूछो। बोर्ड की क्लास होगी? हाँ कल, आज अभी इस क्लास के बाद बात करूंगा ना, आज वो नहीं बात। एक मिनट, क्या क्वेश्चन है? बोर्ड की क्लास होगी होगी नहीं, देखो क्या है, आपको आना है आइए, नहीं आना नहीं आना, इससे कोई जरूर जबरदस्ती नहीं है। आपका टॉपिक अगर नहीं हुआ तो आप अटेंड करिए वाली बात है।
मेरा क्योंकि मुझे करवाना है, जिसका नहीं हुआ है उसके लिए ये, और जिसका अगर किया हुआ है तो उसको जरूरत नहीं है। सेंटर ऑफ मास चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड होता है, नहीं वो आप सेंटर ऑफ मास तो जहां है वहीं रहेगा। आईआईटी में ऑप्टिक्स से क्या बात कर रहे हैं, मेजर टॉपिक है। सेंटर ऑफ मास तो जिस बॉडी का जहां वहीं रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। ओरिजिन पे ऐसे थोड़ी होता है। आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए। ओरिजिन उसके ओरिजिन जो है सेंटर ऑफ मास के वो चेंज हो सकते हैं। सॉरी, सेंटर मास का जो कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन सेंटर मास तो जहां है वहीं रहेगा। जैसे डिस्क सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो सेमी सर्कुलर डिस्क का अगर उसके बेस से देखेंगे तो वो 4r/3 पाई पर है, तो वहीं रहेगा। उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं। समझ में आया विष्णु? ये लिख लिया ना सबने? चलिए फिर, ओके, बाय बाय। सर आज बोर्ड्स के क्लास Bye, में sir. ऑप्टिक्स करेंगे ना? हाँ, उसमें ऑप्टिक्स करेंगे। 9 to 10 है ना? मैं ग्रुप पे भी डाल ही देता हूँ, मैंने तो भूल जाऊंगा मैं। AP2 वालों को आना है तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।